हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जो कि हम स्टार्ट करेंगे। इससे पहले ये रेस्पिरेशन का 4th स्टेप होता है। इससे पहले आप लोग 3 स्टेप पढ़ चुके होंगे, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल एंड लिंक रिएक्शन। इन तीनों में ही क्या होता है, इसमें होता क्या है, ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल्स है वो उसका होता है ब्रेकडाउन, और जब वो ब्रेकडाउन होता है तो एनर्जी रिलीज़ करता है इन द फॉर्म ऑफ NADH, FADH एंड ATP। तो हम लोग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में क्या देखेंगे कि जो NADH और FADH2 बने थे क्रेब्स साइकिल, ग्लाइकोलिसिस और लिंक रिएक्शन से, वो NADH और FADH2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाते हैं और एनर्जी का फॉर्मेशन करते हैं ATP के फॉर्म में। तो इसमें होता क्या है, इसमें क्या होता है, NADH एंड FADH का ऑक्सीडाइज होता है, जिससे कि इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं। इस इलेक्ट्रॉन को रिसीव करता है इलेक्ट्रॉन कैरियर्स, जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं। और वो कैरियर कैसे अरेंज होते हैं, इंक्रीजिंग रिडॉक्स पोटेंशियल के हिसाब से। मतलब जिसकी ज़्यादा रिडॉक्स पोटेंशियल है वो सबसे लास्ट में अरेंज होगा, और जो सबसे कम रिडॉक्स पोटेंशियल जिसकी होती है वो सबसे फर्स्ट में अरेंज होता है। ये होते कहाँ पे हैं, तो ये होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन में। तो होता क्या है, अगर आप लोग माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम पढ़े होंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, एक होता है आउटर मेम्ब्रेन, एक होता है इसका इनर मेम्ब्रेन, और एक होता है इसका, ये है आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ये है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, और ये जो स्पेस है इसको बोलते हैं इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, और ये होता है मैट्रिक्स। अगर आप लोग रेस्पिरेशन पढ़े होंगे तो आपने देखा होगा कि ग्लाइकोलिसिस कहाँ चलता है, सेल के बाहर साइटोप्लाज्म में, ठीक है। और क्रेब्स साइकिल और लिंक रिएक्शन कहाँ चलता है, मैट्रिक्स में। तो NADH साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया में आएगा, और जो क्रेब्स साइकिल और लिंक रिएक्शन से जो NADH है वो मैट्रिक्स में ही प्रेजेंट है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहाँ चलता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलता है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। ये जो मेम्ब्रेन है ना, यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन कैरियर्स अरेंज्ड होते हैं कॉम्प्लेक्स के अंदर, और यहाँ पे चलता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि कहाँ पर साइट है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का। अब आप लोग समझ गए होंगे कि इलेक्ट्रॉन कैरियर्स अरेंज्ड कहाँ पे है। अब हमको पढ़ना है कि कौन कौन से कैरियर्स जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को रिसीव करते हैं। तो सबसे फर्स्ट कैरियर है FMN, सेकंड कैरियर होता है आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स, थर्ड कैरियर है साइटोक्रोम्स होते हैं, जैसे साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम C1, साइटोक्रोम C, साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम A3। फोर्थ नंबर का जो आपका कैरियर होता है वो है यूबिक्विनॉन, जिसको हम शॉर्ट में UQ लिखते हैं। ये साइट कहाँ है, इनर मेम्ब्रेन में, जिसको हम क्रिस्टी भी बोलते हैं, ठीक है। ये सारे जो कैरियर्स होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में कॉम्प्लेक्स के अंदर होते हैं, ये फ्री नहीं होते। तो अब हम लोग देखते हैं कि कितने कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होते हैं इनर मेम्ब्रेन में, और उनमें कौन कौन से इलेक्ट्रॉन कैरियर्स जो है वो प्रेजेंट है। ओके, तो अब हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन कैरियर्स कौन कौन से कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट होते हैं, और उस कॉम्प्लेक्स में कितने एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले होता है कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, इसमें होता है NADH डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम, और जो इलेक्ट्रॉन कैरियर्स प्रेजेंट होते हैं वो है FMN एंड आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। आपका होता है सेकेंड नंबर का कॉम्प्लेक्स, जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स 2, इसमें है FADH2 डिहाइड्रोजिनेस, जिसको हम सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेस भी बोलते हैं। इसमें आपका जो इलेक्ट्रॉन कैरियर प्रेजेंट होता है वो है आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। आपका कॉम्प्लेक्स थर्ड होता है, जिसमें साइटोक्रोम B एंड साइटोक्रोम C1 कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, और इसमें एंजाइम होता है साइटोक्रोम रिडक्टेज, ठीक है। इसमें जो कैरियर्स प्रेजेंट होते हैं वो है साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम C1 एंड आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। नेक्स्ट आपका कॉम्प्लेक्स होता है कॉम्प्लेक्स फोर्थ, इसमें होता है साइटोक्रोम A और साइटोक्रोम A3। इसमें जो एंजाइम प्रेजेंट होता है उसका नाम है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, ठीक है। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स है कॉम्प्लेक्स फिफ्थ, जिसमें होता है ATP सिंथेटेज एंजाइम, और इसमें होता है F0 F1 कॉम्प्लेक्स, जो कि एक ATP सिंथेटेज मशीनरी है जिससे ATP की सिंथेसिस होती है। इसके बाद अगर आप इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट सिर्फ कॉम्प्लेक्स 1 से लेकर कॉम्प्लेक्स 4 तक होता है। कॉम्प्लेक्स फिफ्थ में कोई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद अगर आपने ध्यान दिया होगा तो कहीं पे भी यूबिक्विनॉन और साइटोक्रोम C इलेक्ट्रॉन कैरियर्स नहीं आए किसी भी कॉम्प्लेक्स में। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही जो कैरियर होते हैं ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होते हैं, जो कि इनर मेम्ब्रेन में कहीं पे मूव हो सकते हैं, और बाकी सारे जो इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं वो कॉम्प्लेक्स के अंदर बंद है, जिस वजह से वो मूव नहीं कर पाते।
तो ये कैसे अरेंज्ड होता है, तो एक डायग्राम है ये, इसमें क्या है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है जिसका ये इनर मेम्ब्रेन है। इस इनर मेम्ब्रेन में ये सारे कॉम्प्लेक्स ऐसे ही 5 कॉम्प्लेक्स अरेंज होते हैं, ये 4 कॉम्प्लेक्स और ये 5th कॉम्प्लेक्स। 5th कॉम्प्लेक्स को अलग से इसलिए शो किया गया है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट नहीं होता। NADH और FADH2 कहाँ पे होता है, मैट्रिक्स में, यहाँ से लेते हैं और फिर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होता है और ट्रांसपोर्ट के बाद ATP की सिंथेसिस होती है। तो अब हम लोग देखते हैं कि ये काम कैसे करता है, ये पाथवे में वर्क क्या होता है। ये है डायग्राम, इसमें अगर देखिए ये जो है ये वाला बाहर वाला ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये स्पेस जो है ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है और ये मैट्रिक्स और ये है मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, जिसमें ये सारे जो कॉम्प्लेक्स है वो अरेंज है। कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ठीक है, होता क्या है, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट में जो है आपका एक एंजाइम होता है NADH रिडक्टेज डिहाइड्रोजिनेस, जो क्या करता है NADH को ब्रेक डाउन करवाता है NAD प्लस में, इसकी ऑक्सीडेशन कराता है। ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस इलेक्ट्रॉन को रिसीव करता है कॉम्प्लेक्स फर्स्ट का कैरियर और इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट कर देता है डायरेक्टली कॉम्प्लेक्स थर्ड में। इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 2 में नहीं जाता, किसका इलेक्ट्रॉन, NADH का इलेक्ट्रॉन। NADH का इलेक्ट्रॉन जाता है डायरेक्ट कॉम्प्लेक्स थर्ड में। कॉम्प्लेक्स थर्ड में फिर इलेक्ट्रॉन जाने के बाद ये फिर मूव करता है कॉम्प्लेक्स फोर्थ में। कॉम्प्लेक्स फोर्थ में मूव करने के बाद ये यहीं पे रह जाता है। ठीक है, अब होता क्या है, जब जब जिस कॉम्प्लेक्स से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है वहाँ से मैट्रिक्स से इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में प्रोटॉन का मूवमेंट होता है। अब इसको थोड़ा समझिए, होता क्या है, ये आपका माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है जिसमें जो प्रोटॉन्स है मतलब H+ आयन, इनका कंसनट्रेशन ऑलरेडी कम होता है और जो ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है इसमें प्रोटॉन का कंसंट्रेशन ऑलरेडी ज़्यादा होता है। और आपको पता है अगर प्रोटॉन का कंसंट्रेशन जिसमें ज़्यादा होता है तो वहाँ का मीडियम एसिडिक होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एसिडिक मीडियम होता है इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस का, और मैट्रिक्स का जो मीडियम है वो कैसा है, बेसिक है। ठीक है, अब हो क्या रहा है, जब जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स से तो हो क्या रहा है, प्रोटॉन्स जो है अंदर से बाहर मूव कर रहे हैं। तो देखो इधर कम है और कम से ये किस तरफ जा रहे हैं, हाई की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इम्बैलेंस हो रहा है। यहाँ पे कंसंट्रेशन एकदम से कम होते जा रहा है, इधर कंसंट्रेशन ज़्यादा होते जा रहा है। अब देखो ऐसा ही किसके साथ होता है, FADH2 के साथ भी होता है। FADH2 को ब्रेक डाउन करने वाला ऑक्सीडाइज करने वाला जो एंजाइम होता है वो कॉम्प्लेक्स 2 में होता है। जैसे ही FADH2 ऑक्सीडाइज तो होता क्या है, FADH2 भी क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है। इसका भी इलेक्ट्रॉन जो है कॉम्प्लेक्स सेकंड में जाता है, कॉम्प्लेक्स सेकंड से इलेक्ट्रॉन जाएगा कॉम्प्लेक्स थर्ड में, उसके बाद कॉम्प्लेक्स फोर्थ में, और जिस कॉम्प्लेक्स से इलेक्ट्रॉन मूव होगा वहाँ से क्या होगा, प्रोटॉन का मूवमेंट अंदर से बाहर की तरफ जाएगा। अब होता क्या है, यहाँ पे प्रोटॉन का कंसंट्रेशन में डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोटॉन का ग्रेडियंट क्रिएट हो रहा है। प्रोटॉन ग्रेडियंट मतलब कंसंट्रेशन में डिफरेंस आ रहा है, कहाँ, मैट्रिक्स और इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में। ठीक है, प्रोटॉन का कंसंट्रेशन में डिफरेंस आने की वजह से pH का ग्रेडियंट भी आ रहा है, मतलब pH में भी डिफरेंस आ रहा है, pH के कंसंट्रेशन में भी डिफरेंस आ रहा है, और इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट भी मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल में भी डिफरेंस आ रहा है कंसंट्रेशन में। ये तीनों ही ग्रेडियंट की वजह से क्या होता है, एक फोर्स क्रिएट होता है जिसका नाम है प्रोटॉन मोटिव फोर्स। इस फोर्स की वजह से क्या होता है, जो प्रोटॉन का कंसंट्रेशन इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में ज़्यादा हो गया था वो प्रोटॉन्स को मैट्रिक्स में वापस भेजा जाता है। अब होता क्या है, ये कॉम्प्लेक्स से जो है प्रोटॉन वो वापस नहीं आ सकते हो। अगर प्रोटॉन को वापस आना है मैट्रिक्स में तो उसका एक ही रास्ता, वो है कॉम्प्लेक्स फिफ्थ। ठीक है, ये है आपका कॉम्प्लेक्स फिफ्थ। कॉम्प्लेक्स फिफ्थ से जब प्रोटॉन अंदर जाता है मैट्रिक्स की तरफ तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स फिफ्थ में एक एंजाइम प्रेजेंट होता है ATP सिंथेटेज, जो क्या करता है, जैसे प्रोटॉन की मूवमेंट होती है एक एनर्जी रिलीज होती है, उस एनर्जी से ADP + IP इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और ADP मिलकर ATP का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, NADH और FADH से जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी से ATP की सिंथेसिस हुई। यह है ओवरव्यू कि कैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम काम करता है। अब हम लोग देखेंगे रियल पाथवे कि कैसे जो है NADH ऑक्सीडाइज होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है और कैसे ATP की सिंथेसिस होती है। ये है आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का डिटेल वाला डायग्राम। इसमें क्या है, ये जो है ये वाला, ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, ये मैट्रिक्स है। ठीक है, यहाँ पे है कॉम्प्लेक्स फर्स्ट। कॉम्प्लेक्स फर्स्ट में क्या था, FMN एंड FES कॉम्प्लेक्स। ठीक है, यहाँ पे एक एंजाइम था NADH डिहाइड्रोजिनेस। ठीक है, उसके बाद यूबिक्विनोन जो कि क्या था, मोबाइल कैरियर, जो कि मेम्ब्रेन में मूव कर सकता है। उसके बाद है कॉम्प्लेक्स 2 जिसमें आपका FES कॉम्प्लेक्स होता है, कॉम्प्लेक्स 3 एंड कॉम्प्लेक्स 4 एंड कॉम्प्लेक्स 5। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि होता क्या है, कैसे काम करता है ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो सबसे पहले
NADH2 कॉम्प्लेक्स फर्स्ट के थ्रू, क्योंकि कॉम्प्लेक्स फर्स्ट में कौन सा एंजाइम है, NADH डिहाइड्रोजिनेस। ये क्या करता है, NADH2 को ऑक्सीडाइज करता है NAD+ में, और जब ऑक्सीडेशन हो रहा है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस इलेक्ट्रॉन को कौन रिसीव करेगा, FMN, क्योंकि इसका रिडॉक्स पोटेंशियल ज़्यादा है। ठीक है, FMN से इलेक्ट्रॉन जाता है FES के पास, क्योंकि FES का रिडॉक्स पोटेंशियल FMN से भी ज़्यादा होता है, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है। ठीक है, फिर क्या होता है, FES से इलेक्ट्रॉन को यूबिक्विनॉन लेता है। यूबिक्विनॉन क्योंकि मोबाइल कैरियर है, इसीलिए वो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट से इलेक्ट्रॉन लेके कॉम्प्लेक्स थर्ड को देता है डायरेक्ट। ठीक है, कॉम्प्लेक्स थर्ड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B, FES एंड साइटोक्रोम C1 से होता हुआ फिर बाहर आ जाता है, और यहाँ पे प्रेजेंट होता है साइटोक्रोम C, जो कि मोबाइल कैरियर है। ये लेता है कॉम्प्लेक्स थर्ड से इलेक्ट्रॉन और दे देता है कॉम्प्लेक्स फोर्थ को। कॉम्प्लेक्स फोर्थ में क्या होते हैं, कॉपर के 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं, कॉपर A एंड कॉपर B। ठीक है, बीच में होता है साइटोक्रोम A और साइटोक्रोम A3। तो इलेक्ट्रॉन इनके थ्रू मूव करता है और आता है मैट्रिक्स में। जैसे इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स फोर्स से मैट्रिक्स में आता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को रिसीव करता है हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। ये क्या करता है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन रिसीव करके हाइड्रोजन के साथ जुड़ के वाटर का फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक है, अब क्या हो रहा है, देखो हम लोग पहले ही पढ़े कि जब जब इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है कॉम्प्लेक्सेस से तो क्या होता है, प्रोटॉन्स का मूवमेंट होता है बाहर। तो देखो जब NADH ऑक्सीडाइज हुआ तो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ इन्वॉल्व हुए थे, तो तीनों से ही क्या होता है, प्रोटॉन्स। कितने प्रोटॉन्स, 4 प्रोटॉन्स हर कॉम्प्लेक्स से बाहर आते हैं। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स फोर्थ है वो सिर्फ 2 प्रोटॉन को ही रिलीज करता है। अब होता क्या है, अब हम लोग FEDH का भी देख लेते हैं। तो कॉम्प्लेक्स 2 में क्या होता है, FEDH2 का डिहाइड्रोजनेस एंजाइम होता है, जो क्या करता है, FEDH2 को ऑक्सीडाइज करवाता है FAD+ में, और जब इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है FES। और जैसे इलेक्ट्रॉन NADH के टाइम पे गया था, वैसे इसके टाइम पे भी इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मूव करता है। और जब FADH2 ऑक्सीडाइज हो रहा है, जो इससे इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है, वो किस कॉम्प्लेक्स से मूव कर रहा है, थर्ड एंड फोर्थ से। तो क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 2 कॉम्प्लेक्स से इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है, तो सिर्फ 2 कॉम्प्लेक्स ही क्या करते हैं, प्रोटॉन का मूवमेंट बाहर करवाते हैं। अब हुआ क्या, प्रोटॉन्स क्या हुए, मैट्रिक्स से बाहर चले गए। इससे क्या हो गया, बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन में डिफरेंस आ गया प्रोटॉन के, और प्रोटॉन में कंसंट्रेशन में डिफरेंस आया तो क्या हो गया, pH में भी डिफरेंस आ गया, और जिसकी वजह से एक फोर्स क्रिएट हुआ जिसका नाम क्या था, प्रोटॉन मोटिव फोर्स। इसकी वजह से क्या होता है, सारे जो प्रोटॉन इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में आ जाते हैं, वो सारे प्रोटॉन एक कॉम्प्लेक्स फिफ्थ के थ्रू अंदर आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, F0 F1 कॉम्प्लेक्स, जो कि एक ATP सिंथेटेज मशीनरी है। इसमें क्या होता है, F1 कॉम्प्लेक्स में होता है ATP सिंथेटेज। तो जब प्रोटॉन अंदर आते हैं तो उससे क्या होता है, ATP की सिंथेसिस होती है। तो अब हमको देखना ये है कि कितने प्रोटॉन से ATP की सिंथेसिस हो रही है और कितने प्रोटॉन जो है। तो होता क्या है, देखो जब एक NADH2 मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, NADH जब क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो कितने प्रोटॉन टोटली पंप आउट हो रहे हैं मैट्रिक्स इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में, 10। कैसे, देखो कहाँ से प्रोटॉन निकले थे, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट से, थर्ड से और फोर्थ से। कॉम्प्लेक्स फर्स्ट से 4, कॉम्प्लेक्स थर्ड से 4 और कॉम्प्लेक्स फोर्थ से 2। टोटल कितने हो गए, 10 प्रोटॉन्स जो होते हैं। जब एक NADH क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है, तो 10 प्रोटॉन मैट्रिक्स से इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में जाते हैं। ठीक है, और जब एक FeDH2 ऑक्सीडाइज होता है तो टोटल 6 प्रोटॉन्स जो है वो होते हैं, वो पम्प्ड होते हैं। कहाँ से, कॉम्प्लेक्स थर्ड और फोर्थ से। ठीक है, तो ध्यान से सुनना, जब 4 प्रोटॉन, ठीक है, 4 प्रोटॉन जब कॉम्प्लेक्स फिफ्थ से अंदर आएंगे तो एक ATP की सिंथेसिस होती है। लेकिन जब NADH ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है, तो NADH के लिए 10 प्रोटॉन पंप हुए और एक ATP की सिंथेसिस के लिए 4 प्रोटॉन की ज़रूरत होती है। तो ध्यान से देखना, NADH के लिए क्या हुआ, 4 प्रोटॉन अगर पंप हुए तो 1 ATP के फॉर्मेशन हुआ, फिर से 4 प्रोटॉन पंप हुए तो 1 ATP का फॉर्मेशन हुआ, और बचा 2 प्रोटॉन से क्या होगा, हाफ ATP का फॉर्मेशन होगा। तो एक NADH मॉलिक्यूल के ऑक्सीडेशन से टोटल 2.5 ATP का फॉर्मेशन होता है। और वैसे ही FeDH के लिए कितने प्रोटॉन्स बाहर गए, 6 प्रोटॉन, और एक ATP के लिए कितने चाहिए, 4। तो 4 प्रोटॉन से एक ATP का फॉर्मेशन हो और बचे 2 से हाफ ATP। तो एक FeDH में होता है टोटल 1.5 ATP। अब ये है आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इसमें हमको सिर्फ इतना ही पढ़ना है कि कितने NADH में कितने ATP होते हैं और कैसे ATP की सिंथेसिस होती है। इसके बाद का प्रोसेस होता है रेस्पिरेटरी बैलेंसी, जिसमें आप देखते हो कि टोटल एक जो ग्लूकोज है उसके ब्रेकडाउन से टोटल कितनी एनर्जी जो है वो रिलीज हुई, कितने डायरेक्ट ATP का फॉर्मेशन हुआ और कितने NADH का फॉर्मेशन हुआ था, जिससे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से ATP का फॉर्मेशन हुआ। तो इसको आप नेक्स्ट लेक्चर में देखोगे।
ओके, थैंक यू।